नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। नेशनल पॉलिटिक्स में आज एक बहुत बड़ी घटना घटी, आपकी नजर होगी जरूर। और वैसे शास्त्रों के हिसाब से इस घटना को अगर हम कांड कहें, कांड तो बेहतर होगा, सरकार कांड। और इस कांड में इससे पहले हालांकि कई अध्याय जुड़ चुके हैं, आपको मालूम होगा। एक और पढ़िए और सुनिए। और दोस्तों, कहते भी हैं, मुहावरा भी है कि जब जहाज डूबने लगता है तो सारे चूहे बाहर भागने की फिराक में दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। हालांकि सांसदों को मैं चूहे बिल्कुल नहीं बोल रहा, वो तो शेर कहे जाने चाहिए। हालांकि कई लोग उन्हें रंगा हुआ सियार भी बोल रहे होंगे। ये बात इंटरप्रिटेशन की है, जो जैसा समझे स्थितियों को देखते हुए। बहरहाल, ये जो मुहावरा है, जब जहाज डूबने लगता है तब चूहे बाहर भागने लगते हैं, आज जो कांड हुआ है, जो तस्वीर सामने आई है, उसमें बिल्कुल फिट बैठता हुआ नजर आता है। आपको भी ये बात गलत नहीं लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, आज तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 सांसदों ने अपनी तरफ से अपनी पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी से दगाबाजी करते हुए मोदी सरकार को समर्थन देने की खबर दे दी है। और खबरें बता रही हैं कि 20 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी की लीडरशिप वाली एनडीए सरकार को सपोर्ट करने की जानकारी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को दे दी है। यह खबर सुर्खियों में है आज। और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता काकोली घोष दस्तीदार ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पार्टी के 20 सांसद एनडीए को समर्थन देने के लिए तैयार हैं और इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक पहुंचा दी गई है। और दावा है कि जल्द ही इस संबंध में एक औपचारिक फॉर्मल लेटर भी सौंप दिया जाएगा। और कहा तो यह भी जा रहा है कि सौंप दिया गया है। खैर, तस्वीर जब सामने आएगी तो आपको भी पता चल जाएगा। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि इनमें से 11 सांसदों ने, ये जो 20 लोगों के नाम दिए गए हैं ओम बिरला को, जो खबर आ रही है, इन 20 में से 11 सांसदों ने सोमवार की दोपहर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल के प्रभारी भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक में शामिल हुए। और इस दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी पश्चिम बंगाल से कलकत्ता से पहुंचे हुए थे। और बैठक में काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित मल, कालीपद सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून मुखर्जी समेत कई सांसद मौजूद बताए गए। ये जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, भारत की राजनीति, क्या इस देश में अब चुनाव जीतना, सरकार बनाना और जनता का वोट पाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है? क्या यह सिर्फ औपचारिक मात्र है इलेक्शंस? क्या असली खेल चुनाव के मैदान में नहीं, बल्कि चुनाव खत्म होने के बाद चाणक्य कहे जाने वाले नेताओं के कमरों में खेला जा रहा है? सोचिए, आप लाइन में लगते हैं, धूप में पसीना बहाते हैं, उंगली पर इंक लगवाते हैं और अपनी विचारधारा के अनुसार अपनी पसंद के उम्मीदवार या फिर सरकार या विपक्ष को चुनते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही एक ऐसी जादुई स्क्रिप्ट चलने लगती है, आपका वोट मजाक बन जाता है। मजाक। आज पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में बस एक ही खबर आग की तरह फैली हुई है, सुर्खियों में है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के करीब 20 सांसद एनडीए यानी बीजेपी के पाले में जाने की जुगाड़ में हैं और दावा किया जा रहा है कि वो दिल्ली के बड़े आकाओं से संपर्क साध कर बाकायदा लाइन में खड़े हो चुके हैं और तस्वीरें भी आ रही हैं। अब जरा रुकिए और ठंडे दिमाग से सोचिए दोस्तों, क्या इसमें कुछ नया दिख रहा है आपको, या फिर वही पुरानी फिल्म नजर आ रही है जिसकी रील पहले महाराष्ट्र में चलाई गई थी और अब उसकी स्क्रीनिंग बंगाल में करने की तैयारी है और शुरू है? और वही पुरानी क्रोनोलॉजी कि पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दो फाड़ कर दिया गया, तीर कमान छीन लिया गया और फिर शरद पवार की एनसीपी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उनके बुढ़ापे की कमाई यानी कि उनकी पार्टी और सिंबल उन्हीं के भतीजे को सौंप दिया गया, अजित पवार को। दो फाड़ में बढ़ गई शिवसेना और एनसीपी। और हाल क्या है आप जानते हैं। और अब बारी है बंगाल की। ऐसे में हमें सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों की आंखों में आंखें डालकर कुछ तीखे सवाल पूछने चाहिए या नहीं, जो अमित शाह की उस रणनीति पर होंगे जिसे गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक कहता है, लेकिन आम आदमी उसे लोकतंत्र की हत्या समझ रहा होगा। और सवाल नरेंद्र मोदी की उस सरकार से होंगे जो कहती तो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत,
लेकिन जमीन पर ऐसा लग रहा है जैसे उनका असली प्रोजेक्ट विपक्ष मुक्त भारत है। और ये आरोप कांग्रेस समेत कुछ अन्य दलों के नेता भी लगातार लगाते आ रहे हैं बीजेपी पे। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि ममता बनर्जी कोई कमजोर नेता नहीं रही है, जिन्होंने 2011 में 34 साल के अजेय माने जाने वाले लेफ्ट की सरकार को, वामपंथी किले को ढहा दिया था और 15 साल तक बंगाल की राजनीति में उनका सिक्का चला। लेकिन राजनीति का पहिया घूमता है और हालिया विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया। बदलाव के कई कारण थे, वहां की जनता भी कह रही है, जो तस्वीरें अभी सामने आ रही है, और सत्ता विरोधी लहर चली और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसके बाद ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई। ममता बनर्जी भी हार गई, ना वो विधायक रही ना सांसद, कुछ नहीं। लोकतंत्र में यह सामान्य बात है कि जनता जिसे चाहे जिताए और जिसे चाहे हराए। हार गए तो विपक्ष में बैठिए और जनता की आवाज उठाइए, यानी कि पार्टी के तौर पर। लेकिन असली खेल तो सत्ता बदलने के बाद शुरू होता है दोस्तों, क्योंकि अब वो चलन दिखने लगा है हमारे देश में। क्योंकि जैसे ही ममता बनर्जी की सत्ता गई, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक अजीब सा असमंजस और खौफ पैदा कर दिया गया या हो गया, और खबरें तैरने लगी कि टीएमसी के सांसद और बड़े नेता अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? यहां पर एक आम आदमी का दिमाग चकरा जाता है, चकराएगा भी। भाई, तुम सांसद जनता की आवाज उठाने के लिए चुने गए थे, या फिर सत्ता की मलाई चाटने के लिए, या फिर अपनी बचाने के लिए? और आखिर ऐसा क्या जादू है इस देश में कि जैसे ही कोई पार्टी चुनाव हारती है, उसके नेताओं का अपनी विचारधारा से मोह भंग हो जाता है और उन्हें अचानक लगने लगता है कि उनका भविष्य सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के वॉशिंग पाउडर से धुलकर ही चमक सकता है ना? गंभीर बात है ना सवाल। और ये सवाल तो खैर बार बार उठते रहे हैं पिछले कुछ सालों से। बस आपके सामने एक मैं ये फिर से वो तस्वीर सामने रख रहा हूं। अब जरा बात करते हैं गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह की उस बहुचर्चित रणनीति की, जिसे चाणक्य नीति का नाम दिया जाता है। अखबारों में, न्यूज चैनलों में खूब तारीफ की जाती है और अखबारों के एडिटोरियल्स भरे पड़े हैं इस बात से कि कैसे एक एक राज्य को मैनेज किया जा रहा है, किया जाता है। लेकिन आम जनता, आम आदमी इस मैनेजमेंट की इनसाइड स्टोरी बखूबी समझता है इंसान। विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर थक जाता है कि ये ऑपरेशन लोटस है, पर बीजेपी कहती है कि भाई हमारे पास तो लोग अपनी मर्जी से आते हैं और मोदी जी के विकास कार्य से प्रभावित होकर आ रहे हैं, अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन भाई, विकास से प्रभावित होने की टाइमिंग तो देखिए कि नेताजी प्रभावित तब तक नहीं होते जब तक उनके घर पर ईडी का समन नहीं पहुंचता, या फिर ऐसी संभावनाएं बनती हैं या आशंकाएं बनती हैं कि अब जो है नोटिस पहुंच सकता है। तो ऐसे में उनका विचार बदलता है, अट्रैक्ट होते हैं सरकार की तरफ, विकास की रणनीति और राजनीति की तरफ। और जैसे ही सीबीआई की गाड़ी नेताजी के दरवाजे पर हॉर्न बजाती होगी या बजाने वाली है, ऐसा लगता है, नेताजी की अंतरात्मा अचानक जाग जाती है और उन्हें मोदी जी के विकास में राष्ट्र निर्माण दिखने लगता है। ऐसे सवाल उठ रहे हैं। आइए जरा इस क्रोनोलॉजी को डिकोड करते हैं दोस्तों, और जो देश के प्रतिष्ठित अखबारों और खोजी पत्रकारों ने अपनी रिपोर्टों में छापी होंगी कि सबसे पहले विपक्षी नेता सरकार के खिलाफ मुखर होता है या ताकतवर चुनावी जमीन रखता है, फिर अचानक ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स विभाग को बरसों पुराना कोई केस याद आता है और छापेमारी शुरू होती है। उसके बाद मीडिया में खबर चलाई जाती है कि फला नेता के पास इतनी अकूत संपत्ति है और जेल जाने की तैयारी है। फिर नेताजी अचानक पाला बदलते हैं या फिर ऐसी कोई संभावनाएं नजर आती हैं ऐसे नेताओं को, तो वो पाला बदलते हैं या एनडीए का हिस्सा बनते हैं। और अंत में चमत्कार होता है कि जांच एजेंसियां सुस्त हो जाती हैं, फाइलें धूल फांकने लगती हैं और नेता सदाचारी घोषित हो सकते हैं या हो जाते हैं। ये आरोप लगातार लगते रहे हैं बीजेपी सरकार पर। क्या बंगाल में भी यही स्क्रिप्ट लागू हो रही है? बिल्कुल हो रही है, तस्वीर तो साफ है। क्योंकि टीएमसी के कई नेताओं और उनके परिवारों पर पिछले कई सालों में कट मनी, शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला तस्करी, मवेशी तस्करी और हाल ही में
सरकारी राहत सामग्री की हेरा फेरी जैसे बेहद गंभीर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं और जांच अब और तेज हो गई है जब से वहां पर शुभेंदु सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार, और जिनकी जांच केंद्र एजेंसियां कर रही हैं दोस्तों। लेकिन अब यह सवाल यह उठता है, आखिर ये माननीय नेता ममता बनर्जी के साथ रहने में इतना डर क्यों रहे हैं, जिन्होंने इन्हें राजनीति में पहचान दी, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, टिकट दिया और सांसद की कुर्सी तक पहुंचाया। ये तो आप समझते ही हैं कि आखिर वजह क्या होगी। तो बहरहाल हम चर्चा कर रहे हैं। आज जब दीदी यानी ममता बनर्जी की सत्ता चली गई और पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो ये नेता अपनी ही राजनीतिक मां के साथ, ममता बनर्जी के साथ दगाबाजी करने पर उतारू हो गए हैं। ये चर्चा हो रही है और इसके पीछे का सच क्या है? यही ना कि इन्हें बंगाल की जनता की फिक्र नहीं है, इन्हें लोकतंत्र की लाज नहीं है, बल्कि इन्हें सिर्फ खुद को, अपने परिवार को जेल से बचाना है। ये डरे हुए हैं अगर इन्होंने पाला नहीं बदला तो जांच एजेंसियों का चाबुक इनके और इनके कुनबे पर ऐसा चलेगा कि इनका पूरा राजनीतिक और आर्थिक साम्राज्य ढह जाएगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह भी है कि जो नेता कल तक भ्रष्टाचारी थे, क्या वो बीजेपी के वॉश बेसिन में हाथ धोते ही राजा हरिश्चंद्र के वंशज हो जाएंगे? ये देश का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि प्रधानमंत्री मंच से दहाड़ते हैं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन देश की जनता यह जानना चाहती होगी कि हुजूर, आप उन्हें छोड़ते कहां हैं? आप तो उन्हें सीधे अपनी पार्टी में शामिल करके अलग अलग पद दे देते हैं, सांसद बना देते हैं। दोस्तों, बातें तो ये हो रही हैं लगातार पिछले कुछ सालों से कि भारतीय लोकतंत्र का ढांचा बदला जा रहा है और हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। याद करिए महाराष्ट्र को, जब उद्धव ठाकरे अस्पताल में भर्ती थे और उनका ऑपरेशन हुआ था, उसी वक्त उनकी पार्टी के भीतर सेंधमारी की जा रही थी, जहां एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर पहले सूरत जाते हैं, फिर चार्टर्ड प्लेन से असम के आलीशान होटल जाते हैं, जिनकी सुरक्षा खुद असम की बीजेपी सरकार देख रही थी। और साधन किसके थे ये सबको पता है। जिसके बाद रातों रात सरकार बदल जाती है और यही कहानी शरद पवार के साथ दोहराई गई, जब प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार, जिन पर खुद प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो अचानक सरकार में शामिल हो जाते हैं। आज वही पैटर्न ममता बनर्जी के टीएमसी के साथ आजमाया जा रहा है और अगर टीएमसी के 20 सांसद टूट जाते हैं क्लियर तौर पर, यहां लगी ये पिक्चर बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी, तो यह सिर्फ ममता बनर्जी की हार नहीं होगी, बल्कि उस हर बंगाली वोटर के गाल पर तगड़ा तमाचा होगा जिसने उस सांसद को टीएमसी के सिंबल पर बीजेपी के खिलाफ वोट देकर जिताया था। क्योंकि यह दल बदल कानून की आत्मा की सरेआम हत्या कही जा सकती है। अब यहां पर दोस्तों, संविधान और देश के कानून का सबसे बड़ा पेंच को समझिए। जो बागी नेता जनता से छुपा रहे हैं कि आखिर ये पाला बदलेंगे कैसे, क्योंकि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ साफ कहता है कि दल बदल कानून की तलवार से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है 2 पार्टियों का आपस में पूरी तरीके से विलय होना, मर्ज होना। और साल 2003 में जिस तरीके से मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक आपसे कह रहा हूं मैं कि साल 2003 में 91 यानी 91वें संविधान संशोधन के जरिए कानून के पुराने स्प्लिट यानी 1/3 विधायकों या सांसदों के अलग होने वाले प्रावधान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। जिसका मतलब साफ यह है कि अब कोई भी धड़ा जो है अलग होकर खुद को असली पार्टी या स्वतंत्र गुट होने का दावा केवल सदन की संख्या के दम पर नहीं कर पाएगा। कानून की भाषा में इस मर्जर यानी विलय के नियम के तहत 2 बेहद सख्त शर्तें पूरी होनी चाहिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हालिया फैसलों में साफ किया है कि पहला टेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल टेस्ट है, यानी मूल राजनीतिक दल को संगठन के स्तर पर दूसरी पार्टी में खुद को विलय करने का फैसला लेना होगा। अब दूसरा है लेजिस्लेटिव टेस्ट, जिसके तहत उस पार्टी के कम से कम 2/3 निर्वाचित सांसदों या विधायकों को इस फैसले के पक्ष में होना होगा।
अब सीधा सवाल बंगाल के इन टीएमसी के बागी सांसदों और विधानसभा में विधायक दल के नेताओं से होना चाहिए कि क्या आपके पास पार्टी संगठन का समर्थन है? क्या आपके पास ममता बनर्जी की सहमति है? जवाब बिल्कुल नहीं। जवाब क्या है? बिल्कुल नहीं है। तो कानूनन टीएमसी के बागी सांसद या विधायक दल के नेता अकेले सिर्फ संख्या के बल दिखाकर ना तो खुद को असली टीएमसी कह सकते हैं और ना ही सीधे बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के मुताबिक उनकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी। ऐसे में इनके पास कानूनी रूप से सुरक्षित बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि ये बागी सांसद अपनी कुल संख्या के 2/3 से ज्यादा, यानी सांसद 28 हैं तो 2/3 से ज्यादा 20 या उससे ज्यादा की संख्या में एक साथ गुट बनाकर टीएमसी से अलग होने का ऐलान करें और फिर तकनीकी रूप से खुद को किसी अन्य दल जैसे बीजेपी या फिर एनडीए के किसी घटक दल में पूरी तरह से विलय कर दे, विलीन कर दे, मर्ज कर दे। लेकिन इस खेल में भी असली पार्टी कौन सी है, इसका फैसला आखिरकार फाइनली चुनाव आयोग और अदालत के चक्रों में फंसेगा, जैसा हमने महाराष्ट्र के केस में देखा, याद होगा आपको। चलिए एक पल के लिए बीजेपी की बात मान लेते हैं कि विपक्ष अपनी नाकामियों और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन पर आरोप लगाता है, और ठीक है भाई, चलिए मान लेते हैं और मान लिया कि विपक्ष दूध का धुला नहीं है और टीएमसी के नेताओं ने गलतियां की हैं, उनके ऊपर कई आरोप हैं और इसी वजह से पश्चिम बंगाल में जो है पार्टी बदली, सरकार बदली। लेकिन अमित शाह और मोदी जरा इस देश के कॉमन मैन को इस बात का जवाब तो दे ही सकते हैं ना कि विपक्ष के नेताओं पर तो कार्रवाई की रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी होती है, लेकिन जैसे ही वो आपकी वॉशिंग मशीन में धुलकर बाहर आते हैं, यानी कि शामिल हो जाते हैं आपके साथ या फिर आपके संगठन के साथ, आपके गठबंधन के साथ, तो उनकी फाइलें पैसेंजर ट्रेन की तरह धीमी क्यों हो जाती हैं? इसकी कई मिसालें हैं, सवाल सामने है सबके। तो दोस्तों, क्या यह सच नहीं है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर कभी बीजेपी ही शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप लगाती थी, जो आज बीजेपी के सबसे बड़े सिपह सालार है, आसाम में एक बुलडोजर मुख्यमंत्री माने जाते हैं, जबरदस्त जीत कर आए हैं। वो सीधा कहते रहे चुनाव प्रचार में भी, मुझे मियाँ का वोट नहीं चाहिए। क्या ऐसा बोलना चाहिए? बहरहाल वो अलग मुद्दा है। और क्या यह सच नहीं है कि नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, छगन भुजबल, अजित पवार जैसी सूची इतनी लंबी है कि पढ़ते पढ़ते घंटों बीत जाए, और जिन पर एजेंसियां जांच कर रही थी, लेकिन जैसे इन्होंने कमल का फूल थाम लिया हाथ में, एजेंसियां शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हो गई, है ना। ये कैसा इंसाफ है और ये कैसी ब्यूरोक्रेसी की मजबूरी है दोस्तों, क्योंकि ये तो सीधे सीधे पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है, जहां सत्ता का ऐसा नग्न प्रदर्शन आजाद भारत के इतिहास में शायद पहले नहीं देखा गया होगा। ये सवाल उठ रहे हैं, और यहां तक कि इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी डंके की चोट पर लगाई थी और विपक्ष को जेल में डाला था, जिसकी जबरदस्त आज भी निंदा होती है, आलोचना होती है, कई वजह हैं उनके भी। लेकिन आज जो हो रहा है वो एक अघोषित इमरजेंसी कहा जा रहा है विपक्ष के तरफ से, जहां संस्थाओं का इस्तेमाल करके विपक्ष को अंदर से खोखला किया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है। अब सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, और सवाल ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे या राहुल गांधी का भी नहीं है, बल्कि सवाल इस देश के लोकतंत्र के भविष्य का है, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती एक मजबूत सरकार में नहीं, बल्कि एक मजबूत और बेखौफ विपक्ष में भी होती है ना। और अगर दोस्तों संसद में सरकार से सवाल पूछने वाले लोग ही नहीं बचेंगे, अगर जनता की आवाज उठाने वालों को जेल भेज दिया जाएगा या खरीद लिया जाएगा, या तो ये देश किस दिशा में जाएगा? और क्या हम चीन या रूस बनने की राह पर हैं, जहां सिर्फ एक पार्टी का राज होता है और चुनाव तो होते हैं लेकिन जीतने वाले पहले से तय होते हैं? आज अगर टीएमसी टूट रही है तो कल कोई और क्षेत्रीय पार्टी टूटेगी, जबकि इस देश की विविधता ही इसकी असली ताकत है, और क्षेत्रीय दल राज्यों की अस्मिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जब आप ईडी और सीबीआई के दम पर इन क्षेत्रीय दलों को कुचलते हैं, तो आप सिर्फ एक पार्टी को नहीं बल्कि उस राज्य की अस्मिता को कुचल रहे होते हैं। बंगाल की जनता ने अगर बीजेपी को वोट दिया है दोस्तों,
तो वो चाहती थी कि बीजेपी सत्ता में आए और काम करे, लेकिन क्या बंगाल की जनता ये चाहती थी कि चुनाव खत्म होने के बाद सांसदों की खरीद फरोख्त का ऐसा गंदा खेल हो? आरोप लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, सबूत तो फिलहाल नहीं है किसी के सामने। और क्या जनादेश का मतलब अब सिर्फ रिसोर्स मैनेजमेंट रह गया है? दोस्तों, खेल बहुत बड़ा है, चक्रव्यूह रचा गया है, और यह सिर्फ बंगाल की सत्ता हथियाने का खेल नहीं है, बल्कि यह खेल है आने वाले समय में परिसीमन का, डिलिमिटेशन का, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करने का, और संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप भी लग रहे हैं, तो उसकी असीमित शक्ति पाने का। तो दोस्तों, टीएमसी के सांसदों को लेकर उठी ये चर्चा सिर्फ एक राज्य की ऑप्टिकल हलचल नहीं है, बल्कि ये देश के हर नागरिक के लिए खतरे की घंटी कही जा रही है। क्योंकि अगर आज हम चुप रहे, आवाज नहीं उठाए, सवाल नहीं दागे सरकार के सामने, इस राजनीतिक अनैतिकता को चाणक्य नीति मानकर ताली बजाई गई, तो यकीन मानिए आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि जब देश का लोकतंत्र नीलाम हो रहा था, जो आरोप लग रहे हैं, तब आप क्या कर रहे थे? सच क्या है, इसका फैसला समय करेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है कि सत्ता के अहंकार में बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए, और आज जो लोग सत्ता के मद में चूर होकर एजेंसियों को रिमोट कंट्रोल दबा रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से। उन्हें याद रखना चाहिए कि जनता सब देख रही है। सवाल पूछना बंद नहीं करना होगा हमें, क्योंकि जिस दिन इस देश के आम आदमी ने सवाल पूछना बंद कर दिया, उसी दिन हमारा लोकतंत्र वेंटिलेटर पर चला जाएगा। इसलिए बंगाल की इस स्क्रिप्ट, इस पॉलिटिकल ताजा कांड जो है, कांड शास्त्र के हिसाब से, इसमें जुड़ता यह नया अध्याय 20 सांसदों का एनडीए के साथ, एनडीए को समर्थन देने वाला ये चैप्टर। आपकी राय क्या है इसमें? क्या आपको लगता है कि यह वाकई मोदी की नीतियों का जादू है, या फिर ये अमित शाह की एजेंसियों वाली चाणक्य नीति का एक और पॉलिटिकल कांड है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बेबाकी से लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि सवाल पूछना आपका, हमारा, सबका संवैधानिक अधिकार है, और सरकार को जवाब देना चाहिए। नमस्कार।